वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी सीएसई। हम कंप्लीट कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 सोशियोलॉजिकल थिंकर। इसमें हम कंप्लीट कर चुके हैं सब टॉपिक बी इमाइल डर्कहाइम और जीएच मीट। इमाइल डर्कहाइम में हमने देखा डिवीजन ऑफ लेबर, सोशल फैक्ट, सोसाइटी, रिलीजन एंड सोसाइटी। ये सभी टॉपिक्स हम क्लियर कर चुके। वैसे तो हम फंक्शनलिस्ट स्कॉलर को पहले कवर करना चाहते थे, लेकिन मुझे लगा मैं टालकट पार्सन्स को कंप्लीट करने से पहले मैक्स वेबर को पढ़ाऊंगा, क्योंकि टालकट पार्सन्स की जो थ्योरी है सोशल सिस्टम और पैटर्न वेरिएबल, ये दो टॉपिक हैं इनके यूपीएससी सिलेबस में। उनकी जो सोशल सिस्टम थ्योरी है, वो उनकी जो थ्योरी है सोशल एक्शन, उससे डराइव होती है। मींस पार्सन्स ने भी एक थ्योरी दी है सोशल एक्शन, और हम वेबर में भी देखेंगे। मैक्स वेबर ये एक इंटरप्रेटिविस्ट थे, उनकी भी एक थ्योरी है सोशल एक्शन। तो वेबर ने भी एक सोशल एक्शन थ्योरी दी। मींस पार्सन्स की सोशल एक्शन थ्योरी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होती है वेबर की थ्योरी से। तो वेबर को हमें पढ़ लेने में आसानी होगी, और जब वेबर हम कंप्लीटली समझ जाएंगे तो पार्सन्स को समझने में भी आसानी होगी। तो देखते हैं मैक्स वेबर के क्या क्या टॉपिक्स हैं यूपीएससी सिलेबस में। मैक्स वेबर सबसे पहले सोशल एक्शन के बारे में पढ़ेंगे, आइडियल टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। आइडियल टाइप्स कौन कौन है? जैसे अथॉरिटी, ब्यूरोक्रेसी, फिर प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ये एक टॉपिक है। इन्होंने क्या किया है इसमें, रिलीजन और सोसाइटी, रिलीजन एंड कैपिटलिज्म एंड सोसाइटी को स्टडी किया है। मीन्स इन्होंने कंपैरेटिव स्टडी की है। इसको भी हम देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन का इन्होंने स्टडी की, और उसको उनमें कैपिटलिज्म कैसे है या नहीं है वो इन्होंने देखा। इस टॉपिक में हम ये देखेंगे। ब्यूरोक्रेसी में हम देखेंगे कैसे ब्यूरोक्रेसी के क्या फीचर्स हैं, ब्यूरोक्रेसी का फ्यूचर क्या है एज पर वेबर, और उसके क्रिटिक भी देखेंगे कि जैसे वेबर ब्यूरोक्रेसी के बारे में बता रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी का एक आइडियल टाइप बता रहे हैं, वैसी क्या वास्तव में ब्यूरोक्रेसी है। अथॉरिटी के बारे में जानेंगे। हम देखेंगे व्हाट इज पावर, व्हाट इज लेजिटिमेट पावर, व्हाट इज इलेजिटिमेट पावर, उसमें अथॉरिटी क्या होती है, ये सब जानेंगे। ये जो टॉपिक है अथॉरिटी, ये पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का टॉपिक है, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। ये जो टॉपिक है प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये जो तीन सब्जेक्ट हैं आपका, हिस्ट्री, सोशियो प्लस इकोनॉमी, इन सबको मर्ज करके ये थ्योरी दी गई है। मींस तीन सब्जेक्ट्स का इसमें कोरिलेशन है। ये कल्चरल सोशियोलॉजी का एक टॉपिक है। तो देखते हैं इनकी थ्योरी क्या है। मैक्स वेबर, मैक्स वेबर को पढ़ने से पहले इनकी हम पर्सनल लाइफ के बारे में देखेंगे, और देखेंगे कि इनकी जो पर्सनल लाइफ है वो कैसे इन्फ्लुएंस करती है इनकी थ्योरीज को। मींस इनकी लाइफ के बेसिस पर कैसे ये थ्योरी दे रहे। तो और देखते हैं कैसे कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है वो कैसे इन्फ्लुएंस करती है मैक्स वेबर को, या कार्ल मार्क्स कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं मैक्स वेबर को। द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ कार्ल मार्क्स इन द फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी इज मैक्स वेबर। ये कहा जाता है कार्ल मार्क्स को करेक्ट किया है मैक्स वेबर ने। कैसे? यूटोपियन थ्योरी ऑफ कार्ल मार्क्स इज ट्रांसफॉर्म इनटू रियलिस्ट थ्योरी बाय मैक्स वेबर। तो जब हम कार्ल मार्क्स पढ़ेंगे, अभी हम कार्ल मार्क्स सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कंपैरिजन वेबर और मार्क्स का, कि कैसे मार्क्स की जो थ्योरी है वो करेक्ट की जा रही है वेबर के द्वारा। अब देखते हैं मैक्स वेबर। मैक्स वेबर का जो टाइम पीरियड है वो 1864 टू 1920 है। ये यहाँ पे मैं लाइफ स्पान क्यों लिखता हूँ, आप एक काम करिए, जितने भी 6 वेस्टर्न थिंकर हैं अपने सिलेबस में, सबका जो लाइफ स्पान है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और आप देखिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि रिसेंटली जो सबसे लास्ट में जिसकी डेथ हुई वो स्कॉलर कौन से थे। और आप जब उनके लाइफ स्पान को देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा स्कॉलर किस टाइम पीरियड में एग्जिस्ट करता था। तो उसकी थ्योरी आप उस टाइम पीरियड के कंटेक्स्ट में ही रीड करिएगा, इसलिए मैं यहाँ पर लाइफ स्पान लिखता हूँ। वेबर वाज बोर्न इन एरफर्ड, प्रुसिया in 1864 and his early life was significantly shaped by his family। तो जैसे हर बच्चे की प्रारंभिक जीवन पर उसके परिवार का ही इफेक्ट होता है, वैसे वेबर साहब की भी फैमिली उनकी अर्ली लाइफ को इफेक्ट कर रही थी। उनकी फैमिली में कौन कौन है? फादर, मदर। हिज फादर अ सीनियर ब्यूरोक्रेट, तो उनके पिताजी कौन थे? ब्यूरोक्रेट एंड लेटर मिनिस्टर। आप देख रहे हैं, क्योंकि इनके पिताजी ब्यूरोक्रेट थे तो इन्होंने एक थ्योरी दी है ब्यूरोक्रेसी। तो आप समझिए फैमिली बैकग्राउंड का उनकी प्रोफेशनल लाइफ पर क्या क्या इफेक्ट हुआ, ये हम देख सकते हैं। इन द प्रेसिडेंट गवर्नमेंट वाज अ कैथोलिक जर्मन। अब देखिए उनके पिताजी कैथोलिक थे और जर्मन थे, जबकि उनकी माता जी थी, इन कंट्रास्ट मदर वाज अ फ्रेंच। इनके पिताजी जर्मन थे, माँ फ्रेंच थी, और इनके पिताजी कैथोलिक थे और इनकी माँ जर्मन प्रोटेस्टेंट थी। आप देख रहे हैं दोनों का रिलीजन अलग है, मदर और फादर का, और दोनों की नेशनैलिटी अलग है, इसीलिए दोनों झगड़े में लगे रहते। और इनकी माँ जो थी वो फ्रेंच थी, और वो माइग्रेट हुई थी फ्रांस से रसिया की तरफ। हु हेल्ड, अब फादर के बारे में देखते हैं, हु हेल्ड स्ट्रॉन्ग बिलीव्स इन रेशियल सुपेरियरिटी। इसी वजह से इनकी माँ के साथ झगड़े भी होते थे, मीन्स अपनी वाइफ के साथ इनके पिताजी झगड़े भी करते थे। एंड वाज ए पैट्रियार्क इन द फैमिली।
फ्रॉम हिज फादर वेबर इनहेरिटेड कंसिडरेबल कल्चरल एंड सिंबॉलिक कैपिटल। क्योंकि इनके पिताजी एक मिनिस्टर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट रहे हैं, तो उनके पिताजी ने कल्चरल एंड सोशल कैपिटल वेबर को ट्रांसफर की। हिज फादर वाज नोन फॉर हिज जेनरोसिटी एंड इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स विद अदर हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स। उनके पिता का एक डिस्कोर्स रहता था ब्यूरोक्रेट्स के साथ, इसीलिए जब उनके डिस्कोर्स को वेबर एनालाइज करते हैं, अपनी लाइफ में देखते हैं, तो इसीलिए ये थ्योरी देते हैं ब्यूरोक्रेसी की। इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को पास से ऑब्जर्व किया, तो इसीलिए ये थ्योरी दे पाए ब्यूरोक्रेसी की, आइडियल टाइप दे पाए किसका, ब्यूरोक्रेसी। इन कंट्रास्ट, पिता के कंट्रास्ट में हिज मदर वाज अ फ्रेंच प्रोटेस्टेंट। इनका रिलीजन पिता से अलग है, वो कैथोलिक हैं तो इनकी माँ प्रोटेस्टेंट है। पिता जर्मन है तो माँ फ्रेंच है, माइग्रेटेड फ्रॉम फ्रांस, और वो माइग्रेट होके आई हैं। वाइल हिज फादर सोशलाइज विद ग्रेट माइंड्स, इनके पिताजी तो ब्यूरोक्रेट्स और फिलोसोफर के साथ बैठते थे। ही रिपोर्टेडली नेवर शोड रिस्पेक्ट फॉर हिज वाइफ। ऑल्दो उनकी जो रिस्पेक्ट था इनके पिता का, वो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स को ही था, लेकिन उन्होंने अपनी वाइफ को कभी रिस्पेक्ट नहीं दी। देयर वाज ए कांस्टेंट डोमेस्टिक रिफ्ट, तो वेबर ने अपने घर में क्या देखा, डोमेस्टिक रिफ्ट भी देखी। इन द फैमिली ऑफ वेबर ऑन इशू लाइक रिलीजियस आइडियोलॉजी, इनके घर में रिफ्ट किसके बेसिस पर थी, रिलीजियस आइडियोलॉजी के बेसिस पर। क्यों, इनकी माँ जो थी वो प्रोटेस्टेंट थी और पिता कैथोलिक थे दोनों क्रिश्चियन, लेकिन एक प्रोटेस्टेंट थी और एक कैथोलिक थे। नेशनलिटी के बेसिस पर भी रिफ्ट रहती थी, क्योंकि पिता जर्मन नेशनलिटी के थे और मदर फ्रेंच थी। एंड फैमिली बैकग्राउंड, मदर का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो सिंपल एसिटिक प्रोटेस्टेंट का था और इनके फादर एक ब्यूरोक्रेट थे। तो ये जो सभी फैमिली बैकग्राउंड, नेशनलिटी, आइडियोलॉजी, इन वजह से इनके घर में डोमेस्टिक रिफ्ट बनी रहती थी। तो अब देखिए मदर का जो बैकग्राउंड है प्रोटेस्टेंट, तो आप देखेंगे प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये जो टॉपिक दिया है वेबर ने, कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी मदर की वैल्यूज को स्टडी किया, मदर की लाइफ को देखा, और इसी वजह से ये एक आइडियल टाइप बना पाए, प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ये कैपिटलिज्म के भी आइडियल टाइप बना पाए थे और उसमें उन्होंने एक इंपॉर्टेंस देखा प्रोटेस्टेंट एथिक्स का। वेबर डेवलप्ड अ कीन इंटरेस्ट इन इकोनॉमिक, हिस्ट्री एंड लॉ। तो आप देख रहे हैं ये सब इन्होंने किसको किसको मर्ज किया, इकोनॉमी, हिस्ट्री और लॉ, इन सब के ये स्टूडेंट थे, और फिर बाद में इन्होंने सोशियोलॉजी को भी रीड किया। ही कंप्लीटेड अंडर ग्रेजुएट स्टडीज एट हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो यूनिवर्सिटी है ये मक्का ऑफ सोशियोलॉजी कही जाती है, और इस यूनिवर्सिटी में आपके पार्सन्स भी पढ़ते हैं बाद में। वेबर की जब डेथ हो जाती है 1920 में, तो इनके जो लेक्चर्स होते हैं, अब हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी में वेबर पढ़े भी हैं और एक लेक्चर भी रहे हैं उस यूनिवर्सिटी में, मीन्स उन्होंने पढ़ाया भी है वहाँ पर। तो जब इनकी डेथ के बाद वेबर के लेक्चर को प्ले किया जाता था इस यूनिवर्सिटी में, और उनके लेक्चर पर डिस्कशन करने वाली कौन होती थी, इनकी वाइफ और इनके ब्रदर, और उन लेक्चर्स को अटेंड कौन करते थे, पार्सन्स। तो इसीलिए मैंने आपको जब लेक्चर स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था पार्सन्स की जो सोशल एक्शन थ्योरी है वो डिराइव होती है वेबर की सोशल एक्शन थ्योरी से। वो कैसे हो पाई, क्योंकि वेबर के जो रिकॉर्डेड लेक्चर हैं या वेबर के जो थ्योरी है उस पर जो डिस्कशन होता था उसको सुनने जाते थे उस हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी में कौन, पार्सन्स, जो कि वहां पर एक स्टूडेंट थे। एंड वेंट ऑन टू अर्न हिज पीएचडी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन। फिर उन्होंने पीएचडी की बर्लिन यूनिवर्सिटी। देयर ही मेट लेविन गोल्डस्मिथ एंड रोट हिज डॉक्टरल डिसर्टेशन ऑन इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ रोमन अग्रेरियन सोसाइटी, इट्स सिग्निफिकेंस फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ। अब देखिए इन्होंने अपनी डॉक्टरेट में क्या लिखा, इकोनॉमी, हिस्ट्री, कल्चर, सोशलॉजी और लॉ। तो इन्होंने कौन कौन से सब्जेक्ट मर्ज किए, इकोनॉमी, हिस्ट्री, कल्चर, लॉ प्लस सोशियो। अब समझिए इतने सारे सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके कोई एक ये अपनी रिसर्च करते थे। ही लेटर ऑथर्ड बुक सच एज हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल एंड मिडाइवल रोमन हिस्ट्री एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ। तो देखिए हिस्ट्री, लॉ, तो इनकी जो भी आप थ्योरी देखेंगे, जैसे प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, उसमें आप किसका किसका इफेक्ट देखेंगे, इकोनॉमी का, हिस्ट्री का, कल्चर का और सोशलॉजी का। डिस्पाइट हिज एक्सटेंसिव वर्क इन दिस फील्ड, ही इनिशियली डिड नॉट आइडेंटिफाई एज अ सोशलॉजिस्ट। It was his intellectual engagement with the works of Karl Marx that broadened his perspective and led him into the field of sociology. जब इन्होंने कार्ल मार्क्स को पढ़ना स्टार्ट किया तब ये सोशलॉजी में एंट्री ले पाए। Weber distinguished himself by never examining economics in isolation, but rather in relation to culture and history. जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, ये इन सब के साथ ही कल्चर और हिस्ट्री को, इकोनॉमी, कल्चर एंड हिस्ट्री को पढ़ते थे। इस सोशलॉजी जुडिशियस मिक्स ऑफ हिस्ट्री एंड इकोनॉमी। आप देखिए हिस्ट्री, इकोनॉमी एंड सोशलॉजी एक टॉपिक है, मैं आपको सिलेबस में बताना चाहता हूँ। चैप्टर नंबर 1
सब टॉपिक बी, स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट एंड कंपेरिजन विद अदर सोशल साइंसेस। ये मैं जब पूरे चैप्टर्स पढ़ा चुका हूँगा तब ये टॉपिक करूँगा 2। उसमें आप देखेंगे कैसे सोशियोलॉजी को कंपेयर किया जाता है डिफरेंट सोशल साइंसेस से, जैसे हिस्ट्री, इकोनॉमी, एंथ्रो, फिलॉसफी, इन सभी का कंपैरिजन करेंगे हम सोशियोलॉजी के साथ। तो ये जो वेबर हैं फिर से हम उसमें पढ़ेंगे जब ये टॉपिक कर रहे होंगे। इसलिए मैंने इन टॉपिक्स को सबसे लास्ट में रखा है, क्योंकि जब ये आप पूरा सिलेबस कर चुके होंगे तो इनको आप बहुत इजीली समझ पाएंगे। सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस को भी मैं लास्ट में ही पढ़ाऊंगा। ही स्टार्टेड हिज प्रोफेशनल करियर एज ए टीचर इन heidelberg यूनिवर्सिटी एंड फ्रीबर्ग यूनिवर्सिटी। तो ये टीचर भी रहे हैं अपनी लाइफ में, और इन्होंने उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जहां बाद में पार्सन्स पढ़े। और इस यूनिवर्सिटी में इनके लेक्चर पर डिस्कोर्स होता था, और उसको ऑर्गेनाइज कौन करता था? इनकी वाइफ और इनके ब्रदर। और उसको सुनने कौन जाते थे? पार्सन्स। आफ्टर हिज डेथ After the death of his father, Weber experienced a period of depression. तो ये डिप्रेशन में भी गए। He resumed his prolific writing and teaching career after 1905 when he arrived in Italy with his wife. ये इटली भी रहे। देखिए जर्मनी से अभी इटली पहुंच गए। His friend, those who were sociologists as well. इनके फ्रेंड भी सोशोलॉजिस्ट थे, जैसे कि रॉबर्ट मिशेल जो इन्होंने दी है इलाइट थ्योरी, जॉर्ज लुकास, मेरियन वेबर, शी वाज हिज वाइफ एज वेल। ये जो इनकी वाइफ भी एक सोशोलॉजिस्ट थी, इनका नाम है मेरियन वेबर। ही आल्सो पार्टिसिपेटेड इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1915। ही वाज पार्ट ऑफ टेरिटोरियल आर्मी एंड फाइनली ही डाइड इन 1920। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक कार्टून लगाया है जिसमें आप देख सकते हैं डर्कहाइम साहब बैठे हुए हैं, मार्क्स बैठे हुए हैं और वेबर बैठे हुए हैं। वेबर बात कर रहे हैं रेशनलाइजेशन की, मार्क्स बात कर रहे हैं क्लास स्ट्रगल की, और डर्कहाइम बात कर रहे हैं सोशल फैक्ट्स की। सोशोलॉजिकल वर्क्स ऑफ मैक्स वेबर, इनका लाइफ स्पान है 1864 टू 1920। ही इज द पार्ट ऑफ ट्रिनिटी, जो सोशोलॉजी में ट्रिनिटी कहा गया, 3 मेन फाउंडिंग फादर्स ऑफ सोशोलॉजी, जिन्होंने वास्तव में सोशोलॉजी को सोशोलॉजी बनाया, वो थे डर्कहाइम, मार्क्स और वेबर। इनकी बात करते हैं। डर्कहाइम जो है वो फंक्शनलिस्ट स्कूल है के स्कॉलर हैं, मार्क्स कॉन्फ्लिक्ट स्कूल के स्कॉलर हैं, वेबर इंटरप्रेटिव सोशोलॉजी के स्कॉलर हैं। अब आपके लिए एक नया टर्म है इंटरप्रेटिव सोशोलॉजी, इसको भी हम पढ़ेंगे, मीनिंग क्या होता है इंटरप्रेटिव का। और वेबर अकेले इंटरप्रेटिव सोशोलॉजी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये इनके पास कुछ ना कुछ इफेक्ट दिखता है इनकी सोशोलॉजी में पॉजिटिविस्ट अप्रोच का भी। मीन्स ये साइंटिफिक मेथड को डिनाई नहीं करते हैं, ये साइंटिफिक मेथड को यूज करने की बात करते हैं। अब देखते हैं कैसे ये कहते हैं कि साइंटिफिक मेथड यूज होने चाहिए। और मैं बता दूं कि वेबर लिमिटेशंस ऑफ सोशोलॉजी पर बहुत फोकस करते हैं। ये समझना चाहते हैं कि सोशोलॉजी क्या नहीं कर सकती, जबकि डर्कहाइम और मार्क्स ये पॉजिटिविस्ट हैं और ये कहते हैं कि लिमिटलेस सोशोलॉजी, मीन्स सोशोलॉजी की कोई लिमिट ही नहीं है, ये सब कुछ कर सकती है। ये मेनली डिफरेंस है इन स्कॉलर्स में। मीन्स ये इनकी सोशोलॉजी की लिमिट जानते ही नहीं है या जानना ही नहीं चाहते, जबकि वेबर फोकस करते हैं लिमिट्स ऑफ सोशोलॉजी पर। ये कहते हैं सोशोलॉजी लिमिटलेस नहीं है, तो हम लिमिटेड नॉलेज गेन करेंगे लेकिन सही से करेंगे। वेबर एक्नॉलेजेस द लिमिट्स ऑफ सोशोलॉजी while both Marx and Durkheim celebrated the limitless scope of sociology। तो कीवर्ड्स आपको कौन कौन से हाईलाइट करने? लिमिटलेस और लिमिट्स ऑफ सोशोलॉजी। ये जो लाइन है हम लिख सकते हैं, हम एक टॉपिक देखेंगे, स्कोप ऑफ सब्जेक्ट एंड कंपैरिजन विद अदर सोशल साइंस। तो स्कोप ऑफ सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं, एक जो डर्कहाइम और मार्क्स हैं ये सोसाइटी को लिमिटलेस बताते हैं, मीन्स लिमिटलेस स्कोप ऑफ सोशोलॉजी, आप कहीं भी लगाइए। जबकि वेबर हैं वो कहते हैं लिमिटेड सोशोलॉजी, मीन्स ये सोशोलॉजी को लिमिट जानते हैं। बस इतनी सी बात है। ऐसे ही हम स्कोप ऑफ सब्जेक्ट में बहुत कुछ पढ़ेंगे, स्कोप ऑफ द सोशोलॉजी में बहुत कुछ पढ़ेंगे, बस ये एक लाइन थी मैं यहाँ पर ऐड कराना चाहता था। ही गेव न्यू अप्रोच टू स्टडी सोसाइटी। अब ये न्यू अप्रोच का क्या मीनिंग है, यहाँ पे आप हाईलाइट करिए। न्यू अप्रोच मीन्स इंटरप्रेटिविस्ट सोशोलॉजी। उस समय की जो प्रिवेलिंग सोशोलॉजी थी, फंक्शनलिस्ट और कॉन्फ्लिक्ट, इसके अलावा इन्होंने एक अप्रोच दिया, उसको कहा गया इंटरप्रेटिविस्ट सोशोलॉजी। मैं वो चार्ट आपको फिर से दिखाना चाहता हूँ। मेजर थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी, हम ये जब टॉपिक कर रहे थे, मेजर थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी, चैप्टर नंबर 2 सब टॉपिक बी, इसमें हमने सभी स्ट्रेंथ को पढ़ लिया था। एक बार मैं फिर से रिवाइज कराता हूँ। पॉजिटिविस्ट में हमने दोनों देखे, डर्कहाइम एंड, और पार्शियल पॉजिटिविस्ट में मार्क्स, अभी कुछ लेक्चर्स में देख इनको हम पढ़ने वाले हैं। नॉन पॉजिटिविज्म में, इंटरप्रेटिविज्म में वर्थियन, और यहीं पर आते हैं वेबर। ये हमने आपको बताया था, इसका थोड़ा बहुत डिस्कशन हमने किया था आज, लेकिन हम इसको इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो जो वेबर की सोशोलॉजी है वो यहाँ पर लाई कर रही है, मीन्स नॉन पॉजिटिविज्म में, इंटरप्रेटिविज्म में, रिवाइजिंग पॉजिटिविज्म, फिर वर्थियन।
तो आप देख रहे हैं ये रिवाइजिंग पॉजिटिविज्म है, ना कि रिजेक्टिंग पॉजिटिविज्म। ठीक है, मीन्स ये साइंटिफिक मेथड को लगाने की बात करते हैं, ये साइंटिफिक मेथड की ही बात करते हैं, ठीक है। और जबकि वेबर जो हैं वो साइंटिफिक मेथड की भी बात करते हैं, बस इतना फर्क है। अब देखते हैं ये साइंटिफिक मेथड के अलावा और क्या बात करते हैं, और ये जो पॉजिटिविस्ट है ये साइंटिफिक मेथड, अकेले साइंटिफिक मेथड की ही बात करते हैं, और ये जो है वो साइंटिफिक मेथड को डिनाई ही कर देते हैं, और पोस्ट पॉजिटिविस्ट जो है वो साइंस को ही डिनाई करते हैं। इनकी सोशलॉजी को कहा गया इंटरप्रेटिविस्ट सोशलॉजी, टू इंटरप्रेट सब्जेक्टिव मीनिंग अटैच्ड टू सोशल एक्टर। अब देखिए इन्होंने फोकस किस पे किया, सोशल एक्टर पे, मींस इंडिविजुअल पर ये ज्यादा फोकस कर रहे हैं, मींस ये इंडिविजुअल की सोशलॉजी पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो ये कम फोकस किस पे कर रहे हैं, ये सोसाइटी या मैक्रो रियलिटी पर कम फोकस कर रहे हैं, मींस सोसाइटी और मैक्रो पर कम फोकस कर रहे हैं। ये इंडिविजुअल रियलिटी पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और उसके बाद अगर फोकस करते हैं तो कहीं सोसाइटी और मैक्रो पर थोड़ा बहुत कर लेते हैं। अभी हम इसको भी देखेंगे। इंटरप्रेट सब्जेक्टिव मीनिंग, अब सब्जेक्टिव मीनिंग का मीनिंग क्या है इसको हम देखेंगे। इनकी जो सोशलॉजी है उसको कहा जाता है क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी। फिर से उस चार्ट पे चलते हैं। जो नॉन पॉजिटिविज्म की जो मेथोडोलॉजी है उसको और कहा जाता है क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी, और जो पॉजिटिविज्म की मेथोडोलॉजी है इसको कहा जाता है क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी। ये आप लिख लीजिएगा अपनी बुक में। इम्पैक्ट ऑफ थॉट्स ऑफ विलियम डिथे एंड जॉर्ज जेमेल कैन बी सीन इन द राइटिंग ऑफ मैक्स वेबर। तो इन दोनों स्कॉलर को हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते हो तो प्रीवियस लेक्चर्स को रेफर कर सकते हैं। वेबर्स राइटिंग आर आल्सो इम्पोर्टेंट इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो पॉलिटिकल साइंस में इनका कौन सा टॉपिक पढ़ा जाता है, पर्टिकुलरली ब्यूरोक्रेसी एंड अथॉरिटी, यही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी पढ़ा जाता है। तो आप देख रहे हैं स्कोप ऑफ सोशलॉजी लिमिटेड नहीं है सोशलॉजिकल वर्क तक, इसको पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी पढ़ा जाता है। तो जब हम कंपैरिजन कर रहे होंगे सोशलॉजी का विद अदर सोशल साइंसेस तो वेबर को बहुत अच्छी तरीके से यूज करेंगे इस टॉपिक में। ही मार्क्स बिगिनिंग ऑफ नॉन पॉजिटिविस्ट सोशलॉजी। तो नॉन पॉजिटिविस्ट सोशलॉजी की जो नींव रखी जाती है वो वेबर के द्वारा ही रखी जाती है, मीन्स इस स्टैंड के जनक जो कहे जाते हैं, जिसकी नींव रखी जाती है, वो महाराज वेबर के द्वारा रखी जाती है। डर्कहाइम और मार्क्स इंडिविजुअल रेलीगेटेड टू अनइम्पोर्टेंट। ये दोनों स्कॉलर ने इंडिविजुअल को कुछ समझा ही नहीं, इन्होंने समझा किसको, सोसाइटी को ही सुपर पावरफुल माना, और ये कहा कि सोसाइटी से ही इंडिविजुअल के एक्शंस होते हैं। ये कुछ कह रहे थे डर्कहाइम और मार्क्स। इनकी जो थ्योरी है वो कही जाती है प्योर एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी एंड फोकस ऑन सोसाइटी एट ग्रांड लेवल। तो इनकी जो थ्योरी, अगर ये सोसाइटी पर बहुत ज्यादा फोकस कर देते हैं, मीन्स मैक्रो रियलिटी पर बहुत ज्यादा फोकस कर देते हैं, तो कभी कभार इनकी थ्योरी जो लगती है वो ऐसी लगती है कि ये रियलिस्टिक थ्योरी नहीं है। जबकि वेबर जो है वो मीनिंगफुल आइडिया पर फोकस करते हैं इंस्टीड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी। जो आप एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी की बात कर रहे हैं डर्कहाइम और मार्क्स, उस पर फोकस ना करके ये मीनिंगफुल आइडिया पर फोकस करते हैं, मीन्स माइक्रो लेवल की बात ये करते हैं। माइक्रो लेवल मतलब ये इंडिविजुअल एक्शन पर पहले फोकस करते हैं। तो ये जो हमने ऊपर पढ़ा है बस वेबर क्या करते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं। ये वेबर का थॉट है, इंडिविजुअल एक्शन से ही सोसाइटी बनती है या सोशल स्ट्रक्चर का एग्जिस्टेंस है। ये डिबेट हम पहले भी पॉजिटिविज्म और नॉन पॉजिटिविज्म पढ़ रहे थे, इसको हमने बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में कवर किया है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो वो लेक्चर्स पहले समझिए जाके, तभी ये बात आप समझ पाएंगे। वेबर टर्म एज फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थॉट along with Durkheim. वेबर ब्रिज द गैप बिटवीन पॉजिटिविज्म एंड आइडियलिज्म। तो पॉजिटिविज्म किस पर फोकस करता है, साइंटिफिक मेथड पर। ये साइंटिफिक मेथड्स को भी प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा नहीं उनको रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये आइडिया की भी बात कर रहे हैं। मीन्स ये मैक्रो सोशलॉजी और माइक्रो सोशलॉजी दोनों को मिक्स करने की बात कर रहे हैं। ये अकेले मैक्रो को सुपर पावरफुल नहीं बता रहे हैं, ना ही माइक्रो को सुपर पावरफुल बता रहे हैं। ये कह रहे हैं दोनों मिक्स करके चलेंगे, मीन्स मिडिल पाथ की बात कर रहे हैं। तो वेबर की जो सोशलॉजी है उसको आप लिख सकते हैं मिडिल पाथ जैसा कुछ है। अभी हम इसको इन डिटेल देखेंगे ये मिडिल पाथ कैसे है। ऑन वन हैंड स्टिकिंग टू पॉजिटिविज्म ही फेवर्ड द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड। तो जैसे कि पॉजिटिविस्ट साइंटिफिक मेथड को प्रमोट करते हैं, वैसे वेबर भी साइंटिफिक मेथड को डिनाई नहीं कर रहे हैं, मीन्स इंपायरिकल हिस्टोरिकल रिसर्च। अब वेबर ने कहाँ यूज किए हैं साइंटिफिक मेथड, इन्होंने डेटा लिया है हिस्टोरिकल रिसर्च का। जब हम प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पढ़ रहे होंगे उसमें हम देखेंगे ये डिफरेंट रिलीजन का डेटा उठाते हैं, तो उन्होंने हिस्टोरिकल डेटा उठाया है। तो कहीं ना कहीं ये डेटा की तो बात कर रहे हैं, तो वो डेटा कहाँ से आया, साइंटिफिक मेथड से ही आया। फॉर द पर्पज ऑफ अचीविंग ऑब्जेक्टिविटी, ये ऑब्जेक्टिविटी की भी बात कर रहे हैं, जो कि कौन करता है ऑब्जेक्टिविटी की बात,
पॉजिटिविस्ट भी ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं, मीन्स ये कुछ ना कुछ पॉजिटिविस्ट जैसी भी बात कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, ड्राइंग फ्रॉम आइडियलिस्ट लाइक न्यू-कैंटियंस, he developed the scope of sociology as the meaning or interpretation attached by actors to their actions। अब ये जैसे कि न्यू-कांटियंस मीनिंग्स पर फोकस करते हैं, मीन्स एक्शन कैसे लिए जा रहे हैं। अगर कोई पर्सन है वो एक्ट कर रहा है तो वो क्यों एक्ट कर रहा है, उसकी मीनिंग क्या है, वो कैसे इंटरप्रेट कर रहा है दूसरे के एक्शंस को या अपने एक्शंस को, इन सभी मीनिंग्स को एनालाइज करते हैं आइडियलिस्ट। तो वेबर इस पर भी फोकस करते हैं, मींस माइक्रो रियलिटी पर भी फोकस करते हैं। तो जो वेबर की थ्योरी है आइडियल टाइप कैन बी यूज्ड टू अचीव ऑब्जेक्टिविटी इन सोशल रिसर्च। अभी हम जब आइडियल टाइप की थ्योरी आपको पढ़ाऊंगा मैं, तो आपको समझ में आ जाएगा आइडियल टाइप दोनों पर फोकस कर देता है। एक तो ऑब्जेक्टिविटी गेन करने में भी मदद करता है, दूसरा वो जो इंडिविजुअल की मीनिंग है उस पर भी फोकस करता है। मींस आइडियल टाइप माइक्रो और मैक्रो दोनों अप्रोच को बैलेंस करता है। जब हम आइडियल टाइप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा ये आइडियल टाइप क्यों है, इसको आइडियल टाइप क्यों कहते हैं, ये कैसे बैलेंस कर रहा है माइक्रो और मैक्रो बोथ को। वेबर बैलेंस द मैक्रो अप्रोच ऑफ पॉजिटिविस्ट, तो ये मैक्रो भी और पॉजिटिविस्ट जैसा कुछ कहते भी हैं, विद द माइक्रो इंटरप्रेटिविस्ट अप्रोच और माइक्रो भी। तो इन्होंने जो ब्रिज किया है किसको, पॉजिटिविज्म एंड आइडियलिज्म को, या कहिए मैक्रो और माइक्रो को। ये जो हमने इसमें थ्योरी पढ़ी थी, तो वेबर आप एक बैलेंसिंग एक्ट की तरीके से समझिए इनको। मीन्स ये ब्रिज करते हैं इसको और इसको, मीन्स ये माइक्रो एंड मैक्रो दोनों को बैलेंस करके चलते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अपने सिलेबस में क्या क्या टॉपिक हैं, जैसे सोशल एक्शन, आइडियल टाइप्स, अथॉरिटी, ब्यूरोक्रेसी, प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। तो ये टॉपिक कैसे हम पढ़ने वाले हैं। और फिर हम देखेंगे कि टालकट पार्सन्स का जो टॉपिक है सोशल सिस्टम, ये अपने सोशलॉजी सिलेबस में दिया गया है, जबकि एक टॉपिक और है इनका सोशल एक्शन जो अपने सिलेबस में नहीं दिया गया, आल्दो हम इसको पढ़ेंगे और देखेंगे टालकट पार्सन्स की सोशल एक्शन थ्योरी और वेबर की सोशल एक्शन थ्योरी आपस में कैसे कोरिलेटेड है, इसको भी स्टडी करेंगे। कैसे वेबर पार्सन्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, वेबर की राइटिंग कैसे पार्सन्स को इन्फ्लुएंस करती है, ये हम अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप क्या करिए, इसको रिवाइज करके आइए, पूरा पढ़ के आइएगा, जिससे कि हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको इनकी थ्योरी के बारे में बता सकें। थैंक यू। मैं बात करना चाहूंगा आपके डाउट क्लेरिफिकेशन के बारे में। आपको कोई डाउट है इस कोर्स में तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को देखिए और उस गूगल फॉर्म में अपने डाउट्स को आप पुट कर दीजिए। एक किसी पर्टिकुलर लेक्चर में जो आपके एजुकेटर होंगे वो उन डाउट्स को एक साथ क्लियर कर देंगे और उस लेक्चर के बारे में आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर शिक्षा सेतु टीम के द्वारा। अदर देन दिस आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी, जो कि एक इंटरेक्शन पॉइंट होगा सभी स्टूडेंट्स का, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदर देन दिस आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले लेक्चर्स के बारे में पता चलता रहे।